जैसे व्हाई डू यू क्लीन योर हाउस डेली, तुम अपना घर हर एक दिन क्यों साफ करते हो। व्हाई डू यू सर्विस योर कार और बाइक, अपना बाइक और कार को क्यों सर्विस करते हैं हम, ताकि उसका एफिशिएंसी बना रहे, माइलेज बढ़े, कम तेल की खपत कम हो, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा रहे। अब हमारा सैलून, अभी बोला मैं सैलून और हेयर कट के लिए सैलून वगैरह में क्यों जाते हैं, ताकि अपने आप को मेंटेन कर सके। व्हाई डू यू ऑयल योर डोर लॉक्स, ताला को क्यों हम ऑयल डालते हैं, स्मूथ रहे। व्हाई डू यू क्लीन गार्बेज फ्रॉम मोबाइल्स, मोबाइल में इतना गार्बेज हो गया, इतना डाटा हो गया, उस जगह को जब तक खाली नहीं करेंगे दूसरा उसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो उसके लिए हमको मोबाइल को मेंटेनेंस रखना पड़ता है। और व्हाई डू यू क्लीन द ब्लेड ऑफ योर सीलिंग फैन एंड अदर होम अप्लायंसेस, जैसे तुम्हारे पास घर में कुछ का सक्शन है, किचन में सीलिंग फैन है, बहुत दिन से चल रहा, ब्लेड पूरा एकदम गंदगी से पूरा भर गया और उसका स्पीड नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर डैमेज हो गया। यार कोई भी चीज के ऊपर, कोई भी इक्विपमेंट के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाने से पहले देख लो, हो सकता है कि उसके ऊपर इतना धूल हो गया ब्लेड के ऊपर कि उसका जो आरपीएम है वो कम हो गया है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो हम लोग घर में करते हैं, वो सेम चीज इंडस्ट्री में भी इंजीनियर्स को करना चाहिए, ठीक है। The one word solution for all the above question is, ये जो जितने सारे पॉइंट्स है इसका एक ही वन वर्ड, एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, वो है मेंटेनेंस, ठीक है। एक ही वर्ड है भाई, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करेंगे तो बात बनेगी, जिंदगी स्मूथ चलेगा, इक्विपमेंट स्मूथ चलेगा, लॉन्जिविटी बढ़ा रहेगा, बॉस के पास से बार बार डांट नहीं सुनना पड़ेगा। अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हमको बार बार वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर उसको उसका जो प्रॉब्लम है उसको बार बार रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से देखा जाएगा कि फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि हम लोग का कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा है एस कंप्रेसर 3। एस कंप्रेसर 3 में हमने पूरा एकदम हिस्ट्री से लेके जियोग्राफी उसका एक कर दिया, क्या क्या नहीं चेंज हुआ, डेटा कंडक्टर चेंज हुआ, उसका जितना भी प्रेशर स्विच है, डिस्चार्ज प्रेशर जितना भी लो है, सबको हमारे बंदे ने एक करके कैलकुलेशन किया। फिर भी वो इतना सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं जाके वो फॉरवर्ड ट्रिप हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसका जो व्यथा है, उसका जो प्रॉब्लम है वो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, हमारा कहीं पर कुछ तो हमसे ओवरलुक हो रहा है, जिसके लिए हम वहां पर उसके तय तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम शायद कोई सॉल्व किया था कि कोई एक इलेक्ट्रिक का लाइन था जो खुला छूट गया था, जिससे शॉर्टिंग होकर बार बार एक कंट्रोल कॉन्टैक्टर भेज जा रहा था, प्रदीप तुमने सॉल्व किया था उसको। तो ये छोटे छोटे चीजें हम ओवरलुक करते हैं, या फिर हमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि साला इससे कुछ होगा नहीं, इसके चलते क्या है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में जाकर छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और इसके लिए हमको मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। अब ये मेंटेनेंस क्या है, हम तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हम सब है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस है हमारा। मेंटेनेंस इज वर्क दैट इज कैरिड आउट टू प्रिजर्व एनी एसेट। ये जो सारी चीज है, जैसे कंप्रेसर हो गया, ड्रायर हो गया, मोटर्स हो गया, ये सारे जितने भी कॉस्टली इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे इसको एसेट्स बोलते हैं। जिस तरह से घर में वाइफ को गहना चाहिए, सोना चांदी, ये उनके लिए एसेट्स है। इंडस्ट्री में हम लोगों के लिए एसेट्स कंप्रेसर है, मोटर है, और हमारा ब्लोअर है, जो भी है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का भी जो भी डिवाइसेस है वो हमारे लिए एसेट्स है, ठीक है। In order to enable its continued use and function above a minimum acceptable level of performance over its design service life without unforeseen renewal or major repair activities, मतलब मेंटेनेंस क्या है, कोई एसेट के ऊपर हम जो एक उसका एक्सेप्टेबल मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस उसका बराबर रहे, वही परफॉर्मेंस हमें मिलता रहे उसका लॉन्ग टाइम के लिए। हाँ, उसका डिजाइन जो भी डिजाइन क्राइटेरिया है उसको अगर ठीक से हम लोग मतलब उसका जो एजिंग प्रोसेस है उसको अगर हम ठीक से मेंटेन करेंगे, उसका ट्रीट वगैरह ठीक ठाक टाइम में करेंगे, तो जो है वो जो डिवाइस है वो हमको बराबर एकदम एक ऑप्टिमल सर्विस देता रहेगा। तो इस तरह का जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं एसेट के ऊपर, रेगुलर उसको मॉनिटरिंग, क्लीनिंग, उसका मेंटेनिंग, उसका रीडिंग नोट डाउन टाइम टू टाइम, उसमें कुछ वाइब्रेशन है या नहीं, उसमें कुछ हीट, उसका फिजिकल कंडीशन में कुछ हीट सेंस हो रहा है नहीं, इस सब चीज को जो हम लोग करते हैं दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। अब इसमें नोट करना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन जो हम करते हैं अपना प्लान में उसको हम मेंटेनेंस में कभी नहीं गिनेंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन एक अलग तरह का प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अभी तक क्लियर है सबको, संतोष क्लियर, आगे बढ़े। अब मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हम तो रोज
जाते हैं सुबह, इंजीनियर लोग हमें लॉग बुक में दे देता है ये जॉब करना है, वो जॉब करना है, ये डिफेक्ट है, वो ब्रेकडाउन है, हम लोग अटेंड करते हैं और हमारा जो भी होता है जब से हो जाता है हम वहां पे परफेक्ट रिटर्न कर देते हैं और जो डाटा है वो हम लॉग बुक में लिख देते हैं। लेकिन भाई इसका तो एक ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों करते हैं? हमको बोल दिया वो चीज में प्रॉब्लम है, वो डिवाइस में, वो इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, मैं पहुंच गया और उसको ठीक किया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसका रिपोर्ट आगे दे दिया, खत्म हो गया। इसका एक ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। अगर वो इक्विपमेंट वाइटल है जिसके साथ प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या है, वो क्या करेगा, उस इक्विपमेंट को अगर हम टाइमली मेंटेनेंस नहीं करेंगे, टाइमली उसका अगर हम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, वो क्या करेगा, हमारा प्रोडक्शन जो है उसको हैम्पर करेगा, उसको डैमेज करेगा। तो मेंटेनेंस करने से हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या सॉल्व होगा? मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा? ऑप्टिमाइज यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। ये क्या होगा? जो लाइफ है इक्विपमेंट का, जो लाइफ है उसको क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। इक्विपमेंट का जो लाइफ है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। और तीसरा है प्रोवाइडिंग बजटरी कंट्रोल। सोच लो अभी एक इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट अभी हमारा एक, सोच लो हमने एक इक्विपमेंट लगाया, जैसे हमारा फ्लोमीटर का एक सेंसर है, उसका दाम है 58,000। तो 58,000 में हमने आके इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया, ठीक है। और जो हमारे जो सर्विस इंजीनियर है वो बोला सर इसको आपको देखना नहीं है, अब 2 साल तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। मतलब वो ऐसा एश्योर किया। इसका मतलब क्या है, हम 2 साल तक उसके पास जाएंगे नहीं, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसको क्या ओवरलुक कर देंगे क्योंकि वो एकदम नया है। ये एकदम गलत बात है। उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम फ्लिप होना है, उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेन करना है। उसमें अगर कुछ फिजिकल कुछ टेम्परेचर डेवलप हो रहा है या फिर रीडिंग्स में कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये सब हमको देखना। तो क्या है, अगर हम प्रॉपर्ली मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करेंगे तो हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग बजटरी कंट्रोल, मतलब हमारा जो बजट है वो कंट्रोल में रहेगा। मतलब हमको उस चीज के लिए दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसका फेलियर्स जो है वो कम हो जाएगा अगर हम प्रॉपर्ली उसको मेंटेनेंस में रखेंगे। मेंटेनेंस अगर ठीक होगा तो चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जो है वो हमारा कम होगा। कैसे ब्रेकडाउन कम होगा? एक चीज के ऊपर अगर कंटिन्यूअस हम उसको कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग करेंगे या फिर उसको हम टाइम बेस्ड करेंगे या फिर शेड्यूल या फिर रूटीन, ये सब मेंटेनेंस की कैटेगरीज है जो मैं बाद में बोलूंगा। अगर हम करते रहेंगे फिजिकली, अगर हम कोई इक्विपमेंट के सामने एवरीडे टाइम निकाल के 5 से 10 मिनट अगर उस इक्विपमेंट से बात करने की कोशिश करें, भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, तो देखना कुछ ना कुछ उससे आउटकम निकलेगा। अगर नहीं भी निकलता है तो इतना खुद को सेटिस्फाई होगा कि भाई वो इक्विपमेंट ठीक रहे, चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंजीनियर्स का सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हमेशा हमको कोई भी इक्विपमेंट जो रनिंग इक्विपमेंट है उसके सामने जाके एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स जरूर करना चाहिए, जो कि नेचुरली हम लोग इतने मतलब दूसरे काम में बिजी हो गए हैं कि आजकल हम लोग नहीं करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो इक्विपमेंट का जो ब्रेकडाउन है वो कम हो जाएगा। चौथा है रिड्यूस डाउन टाइम। ब्रेकडाउन मतलब परमानेंट, बहुत लंबा कहानी है, 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, लंबा ब्रेकडाउन है। रिड्यूस डाउन टाइम मतलब इससे क्या है, तुम्हारा जो प्रोसेस का डाउन टाइम है इसको हम जितना जल्दी सॉल्व करेंगे ये भी कम होगा। वो होता है प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ब्रेक टाइम कम होगा तो डाउन टाइम कम होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसमें एक बहुत बढ़िया टर्म्स है, इसमें एक टर्म्स आता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MTBF, और एक आता है मीन टाइम टू रिपेयर। तो डाउन टाइम कम करने के लिए, ब्रेकडाउन कम करने के लिए हमको MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर जो है उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेयर होना चाहिए, सफिशिएंट मैन पावर होना चाहिए, सफिशिएंट हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो टाइम तो है कोई बात नहीं, सफिशिएंट स्पेयर और मैन पावर होने से और सफिशिएंट स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके जो ब्रेकडाउन है हम एक 2 घंटे वाला प्रॉब्लम को सोच लो कि हम उसको 20 मिनट में उतार सकते हैं। जैसे ये कम होगा तो हमारा ये रिड्यूस, ये डाउन टाइम भी कम होगा। और ये तुम्हारा जो ब्रेकडाउन है उसको अगर मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मतलब 2 ब्रेकडाउन का बीच का टाइम अगर हम अच्छा से इस बार इसको मेंटेनेंस कर दिया, अच्छा से रिपेयर कर दिया, तो जो दोनों मतलब ये पहली बार अभी ब्रेकडाउन हुआ, फिर सोच लो 3 महीना बाद फिर जाके जो ब्रेकडाउन हुआ, ये जो 2 गैप है पहले और फिर उसके बाद, इसको बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अगर अच्छा से हम पहली बार इसको मेंटेनेंस कर लेंगे, वो 3 महीने के जगह आप देख सकते हैं कि हम 6 महीने में जाके वो फिर से ब्रेकडाउन हुआ, हो सकता
इक्विपमेंट है, रनिंग इक्विपमेंट है, वही इक्विपमेंट मतलब हो ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये जो टाइम है ना, टाइम इंटरवल हम लोग बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या है, वी आर डूइंग ए गुड जॉब, हम अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमारा जो टीम है, हमारा जो E&I डिपार्टमेंट है वो अच्छी तरीके से मेंटेनेंस कर रहा है। तीसरा बात, फाइनली इंप्रूविंग इक्विपमेंट एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, जितने अच्छे हम लोग मेंटेनेंस करेंगे तो क्या होता है, इक्विपमेंट का जो लाइफ है, लाइफ साइकिल है, वो क्या है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, समझ लो अगर कोई एक मोटर कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसका अंदर का जो ग्रीसिंग है सूख गया है, सूख जाने से क्या है, हमारा अगर इतना केयरलेस है कि हम उसको जाते नहीं है, ठीक से सीबीएम भी नहीं करते, टीबीएम भी नहीं करते, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसका बेयरिंग साइड का डी और नॉन डी साइड का क्या है, टेम्परेचर बढ़ने लगा और धीरे धीरे बेयरिंग में उसका फॉल्ट आएगा और बेयरिंग सीज हो जाएगा। इससे कारण क्या होगा, हमारा एक बजटरी कंट्रोल में इफेक्ट हो जाएगा, हमको फिर नया बेयरिंग लाने पड़ेगा, हमारा डाउन टाइम बढ़ जाएगा, हमारा ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, सब एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए अगर हम प्रॉपर्ली मेंटेनेंस करेंगे तो हमारे जो यहाँ पर जो वाइटल 6 ऑब्जेक्टिव है ये हमारा क्लियर होगा। और मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए बहुत ही जरूरी है कि ये जो 6 ऑब्जेक्टिव को अपना लाइफ का एक प्रिंसिपल मान लिया जाए, क्योंकि हम आते हैं ऑफिस में, हम आते हैं इंडस्ट्री में, हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि हमारा एसेट का लाइफ कैसे बढ़ाया जाए, कंपनी का प्रोडक्शन को किस तरह से मेंटेन किया जाए, कंपनी का जो बजटरी कंट्रोल उसको किस तरह से लिमिट में रखा जाए, ब्रेकडाउन कैसे कम किया जाए, ये जो जितना 6 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो है हमारा जिंदगी का इंडस्ट्री में जो भी इंजीनियर उसका लाइफ का मोटो है। अब देखो कितने टाइप के मेंटेनेंस होते हैं यहाँ पर, बेसिकली 4 टाइप का मेंटेनेंस अगर देखेंगे, एक होता है प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तीसरा होता है रिएक्टिव मेंटेनेंस और चौथा होता है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। ये 4 तरह का मेंटेनेंस जो है होता है, ठीक है, 4 तरह का मेंटेनेंस होता है। कोडिंग करिए ना, कोडिंग बता, कोडिंग करिए, नीचे ले जा, कोडिंग बता। तो ये 4 तरह का मेंटेनेंस है, प्रेडिक्टिव, प्रिवेंटिव, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, ठीक है। यो करेंगे टाइमलाइन ऑफ मेंटेनेंस रिलायबिलिटी प्रैक्टिस, ठीक है भाई। ये मेंटेनेंस का हिस्ट्री कहां पर, ये डाटा तुमको कोई भी ऑर्डिनरी आदमी के पास तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी इंजीनियर मतलब जो भी है वो बता नहीं पाएगा कि भाई मेंटेनेंस कहां से स्टार्ट हो गया है। तो इसको जो निकाला है, तो मैंने बहुत सर्च करके इसको निकाला है। तो सबसे पहले आगे हम लोग सबसे पहले आदि मानव लोग जो था, ठीक है, 3000 बीसी, वो लोग क्या करते थे, कैरावेन, केवमैन, इसको बोलते हैं केवमैन, मैन्युफैक्चर्स एंड मेंटेन देयर ओन टूल्स एंड सपोर्ट्स। ये अपना जो आदि मानव था वो अपना हथियार खुद बनाते थे, पत्थर को छील के, घिस के, उसके बाद उसको बांध के वो अपना अपना इक्विपमेंट बनाते थे और उसी को उस तरह से मेंटेनेंस करते थे। कैसे मेंटेनेंस, समझ लो किसी तरह उससे कोई हिरन को मारा, लेकिन हिरन को लगा नहीं, भाग गया। इसका मतलब क्या है, उसका जो नुकीला जो शार्प जो बनाया था उसका धार कम हो गया, उसका जो शार्पनेस है कम हो गया, तो उसमें क्या है, मिट्टी में घास के पीस के, ये एक तरह का मेंटेनेंस है, शार्प करना। कब हमको जरूरत हुआ शार्पनेस का, जब हमारा जो टारगेट है वो मिस हो गया, इसका मतलब हमारे पास जो टूल्स है, जो इक्विपमेंट है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये 3000 बीसी से चल रहा है। उसके बाद अगर 2000 बीसी में क्या हुआ, ब्रॉन्ज टूल मेकर्स मैन्युफैक्चर एंड सेल टूल्स टू क्राफ्टमैन। क्या वो यूरोप और जर्मनी का जो लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे क्राफ्टमैन जाने जाते हैं। उन्होंने क्या करते थे, भाला, कुदाल और ये बोलते हैं तुम्हारा तरह तरह के जो हथियार है वो अपने वर्कशॉप में बनाते थे और उसको धार करके वो चलाते थे। उसके बाद है 1930 फोर्ड इंप्लीमेंट्स असेंबली लाइन प्रोडक्शन इक्विपमेंट मेंटेन बाय मैकेनिक्स। फोर्ड जो है, फोर्ड मालूम है ना, फोर्ड जो कंपनी है गाड़ी का, सबसे पुराना कंपनी है। फोर्ड ने क्या किया, इसको अपना इस तरह का मैकेनिज्म गाड़ी का जो है उसने पहले एक बार उसने मार्केट में लॉन्च किया। और 1951 में अगर देखेंगे, टोयोटा जो है, टोयोटा इंप्लीमेंट्स टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोयोटा ने 1951 में टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को चालू किया, मेंटेन बाय ऑपरेटर, इसके ऑपरेटर के द्वारा। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए जो जो इक्विपमेंट प्रोसेस लाइन में है उसका पूरा इक्वली उसको केयर करना, उसको अच्छा से
शेड्यूल मेंटेनेंस करना ताकि उसमें कोई ब्रेकडाउन ना हो और जिसके कारण जो है प्रोडक्शन में जो है वो लॉसेस ना हो, लॉसेस कम हो अगर होगी तो उसको मतलब कंटिन्यू करने के लिए टोयोटा ने टीपीएम बोल के किया है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, 1951 में चालू किया। और उसके बाद 1978 में यूनाइटेड एयरलाइंस इंप्लीमेंटेड रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस, आरसीएम बोलते हैं। आजकल मार्केट में आरसीएम का बात बहुत चलता है। जैसे सऊदी, कुवैत वगैरह में जितने भी आप इंजीनियर्स या फिर जो भी ऑयल एंड गैस के जितने भी इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो सारे आरसीएम में बहुत कंसंट्रेट करते हैं। आरसीएम उसके लिए बहुत जरूरी है, रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस, जिसकी शुरुआत 1978 में हुआ है। और आइडेंटिफाई इक्विपमेंट व्हिच मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फेलियर्स। वो पहले इक्विपमेंट्स को इस तरह से ट्रीट करेंगे ना कि उसका फेलियर्स को होने नहीं देंगे। हम लोग क्या करते हैं भाई, फेलियर्स हो गया उसके बाद जाके अटेंड करते हैं, और उन लोग क्या करते हैं भाई, इक्विपमेंट को इस तरह से ट्रीट करेंगे कि वो इक्विपमेंट फेलियर्स नहीं हो। तो दोनों में बहुत फर्क है, कुछ हो जाने के बाद जाना और कुछ ऐसा करना कि उस चीज को फेलियर्स ना, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आज के डेट में टीपीएम आरसीएम विद एन एम्फेसिस ऑन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड कंडीशन मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, ये सारे चीज आज के डेट में चालू हो चुके हैं, जो कि एक अपने आप एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस पीपल के लिए, मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए। हमारे प्लांट में भी ये सारे चीज होते हैं। हम लोग टीपीएम करते हैं, हम लोग सीबीएम करते हैं, हम लोग शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं, शटडाउन करते हैं, डिफेक्ट अटेंड करते हैं, उसके जितने भी कैलिब्रेशन से कैलिब्रेशन करते हैं, उसका डाटा ये करते हैं, उसका एरर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये जितने भी चीज है हमारे यहाँ पर सारे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। एंटर मारा हुआ। अब आता है व्हाट इज फेलियर। फेलियर क्या है? सोमेश, व्हाट इज फेलियर? एनीथिंग अबाउट इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट को हम फेलियर कैसे बोल सकते हैं कि वेरी गुड प्रदीप, व्हाट इज फेलियर? इक्विपमेंट का फेलियर क्या है? जब कोई इक्विपमेंट चल नहीं रहा है, वेरी गुड, जब कोई रनिंग इक्विपमेंट नहीं है, रनिंग ना हो, स्टार्ट नहीं हो रहा, दैट इज फेलियर। चंचल तुम्हें একটা एग्जांपल दो, व्हाट इज फेलियर? बोलो और एक एग्जांपल दो, फेलियर्स क्या है? वो करंट रीडिंग ना दे, ये बोला जो कोई इक्विपमेंट स्टार्ट नहीं हो, और तुम एक बोलो कोई इक्विपमेंट अगर ऑटोमेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई एक्चुअल रीडिंग से मिसमैच हो। मिसमैच हो रहा वो एक बात है, कोई इक्विपमेंट चालू होकर बंद हो जा रहा है, चालू हो रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स it stops, है। फिर से मैंने चालू किया, आफ्टर 10 मिनट्स it second stops, that is failure। फेलियर है ना, मतलब कुछ तो रूट कॉज है रे भाई, उसको हमको निकालना है। चला रहा है थोड़ा देर बाद ट्रिप हो जा रहा है, ये एक तरह का फेलियर है। इसने बोला चालू नहीं हुआ, वो भी एक तरह का फेलियर। वो बोला रीडिंग मैच नहीं हो रहा है, वो भी एक तरह का फेलियर है। जो प्रोसेस का जो रीडिंग है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फेलियर, inability to produce work in appropriate manner, यही बात है जो तुमने तीनों ने बोला, यही बात है। inability to produce in inappropriate manner, अक्षम, जो कोई आउटपुट ही नहीं दे पा रहा, ऐसी चीज को रख के क्या फायदा? ऐसे चीज को रख के क्या फायदा जिससे हमको कोई आउटपुट दे? वो क्या करेगा? सिर्फ करंट ड्रॉ करेगा। एक पंप वो सक्शन कर रहा है लेकिन डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। सक्शन करके तो डिस्चार्ज करो, तभी तो तुम्हारा वर्क जो है वो कन्वर्ट होगा, लेकिन वो इसका मतलब वो एनर्जी ले रहा है, तो दैट इज फेलियर। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क इन इनएप्रोप्रिएट मैनर। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। इक्विपमेंट्स मशीन, इक्विपमेंट मशीन्स फेलियर्स ऑन प्रोडक्शन फ्लोर। कोई भी इक्विपमेंट्स और मशीन प्रोडक्शन फ्लोर में फेल हो गया, worn out, tearing pump, pressure leak, broken shaft, overheated machine, etc. These are the failures. कोई भी प्रोडक्शन फ्लोर में कोई मशीन का कोई पार्ट्स टूट गया, पंप का कोई पार्ट्स डैमेज हो गया, प्रेशर लीक हो रहा, ब्रोकन शाफ्ट, ओवरहीटेड,
हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, अभी जाना था। अच्छा, उसके बाद एयर कंडीशन सिस्टम, एसी नहीं चल रहा है, अरे हालत खराब हो जाएगी, एसी नहीं चलेगा, कैसे काम करेंगे? आज तो सब एसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, पहले तो एसी वगैरह कुछ नहीं था, तो एसी फेलियर हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा फेलियर है आज के डेट में। ऑफिस में जितने भी ऑफिस है उसमें अगर एसी नहीं चलता है तो भाई कोई काम ही नहीं होगा। पहले खुद को ठंडा करना है, फिर दिमाग ठंडा होगा, फिर जाके काम ठंडे से होगा, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट नहीं आ रहा, बाप रे बाप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 2 दिन खाना नहीं दो तो चलेगा, लेकिन इंटरनेट जरूर आना, मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर, तो ये बहुत बड़ा फेलियर। एसी, कंप्यूटर, पावर, ये अपना जिंदगी के साथ सबसे बड़ा, अगर आज बोलते थे ना पहले कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता, आज के डेट में मैं बोलूंगा कि भाई एसी, इंटरनेट और पावर, इससे बड़ा कोई नहीं, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन, ये सब ऑफिस के कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हीकल फेलियर, व्हीकल तुम ऑफिस में आता है रोज बाइक से, कार से, मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, सर्विस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? रास्ते में ही बीच में कहीं पर ब्रेकडाउन हो गया तो उस दिन तुम्हारा ऑफिस मिस हो जाता है, या फिर तुम बोल दो सर 1 घंटा लेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? ब्रेक, ट्रांसमिशन, इंजन, कूलिंग सिस्टम, ये सारे चीजों को मेंटेन करना है। इसमें से कोई भी एक चीज में गड़बड़ी हो गया तो दैट इज फेलियर। क्या फेलियर है? व्हीकल फेलियर, ठीक है। What failures prevention strategies should be adopted by civil engineer technician? क्या मतलब ऐसे कंपनी एम्प्लॉय, ऐसे कंपनी एम्प्लॉय, इस कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते मैं हूं, तुम हो, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए भाई? जो फेलियर्स जो हमारे हैं कम होना चाहिए, ऐसे क्या करना चाहिए? अरे फिर कुछ तो दिमाग से लगाते हम लोग, नहीं लगाते हो, नहीं लगाते हो। जैसे तुम फील्ड में जा रहे हो, कोई चीज, जैसे आज ही एक प्रॉब्लम हो, उसने मुझे फील्ड से फोन किया कि वो वाला है, वो 2 नंबर में नहीं 1 नंबर में करने से होगा। ऐसे आज फोन किया था मुझे सुबह कि सर मैं साइट में हूँ, ये 2 नंबर नहीं 1 नंबर करने से होगा, मतलब सिलेक्शन है, ठीक है, एक इक्विपमेंट का कंट्रोलर का चैनल का सिलेक्शन। तो उसने बताया, तो मैं बोला ठीक है 1 नंबर में उसको कर दो। तो ये जो है, ऐसा नहीं कि हम निर्भर हो जाएंगे कि खुद से कुछ नहीं सोचेंगे। तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी है? हो सकता है कि ऐसा तुम जगह पे काम कर रहे हो, ऐसा रिमोट लोकेशन, वहां पर कौन पक्का टावर नहीं है और वो बहुत वाइटल इक्विपमेंट है और उसको तुमको करके आना है, टावर नहीं है तो किससे हेल्प भी नहीं ले पा रहे, तुम्हारे पास सब मटेरियल है, तुम मैन पावर भी है, मटेरियल भी है, लेकिन तुमको वहां पर सिर्फ कम्युनिकेशन छोड़ो, जिससे तुम फोन में हेल्प करोगे वो भी नहीं है। अब तुमको सिर्फ अपना स्किल के ऊपर निर्भर करना है। ऐसा क्या दिमाग लगाना है जिससे वो मशीन चालू हो जाएगा। तुमको मालूम है चालू होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। इक्विपमेंट में फॉल्ट नहीं है, बट उसका जो इंटरकनेक्शन है उसको हमको चालू करना है। तो हम सबसे इजीएस्ट प्रोसेस और सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस देखेंगे वो, ताकि वो इक्विपमेंट जल्दी से चालू हो, लेकिन उसका इंटरलॉकिंग को सही रखते हुए। ऐसे नहीं इंटरलॉकिंग बाईपास कर दिया और चालू कर दिया। होता है बहुत सारा प्लान, लड़के लोग क्या करते हैं रात में, अरे यार ईएसपी का ये प्रॉब्लम है, क्या करो, 11 और 12 नंबर को लूप मार के चल दो। मैं मेरा जो लास्ट प्लान था उसमें होता था, लूप मार के चालू कर दो, सुबह देखा जाएगा। या नेक्स्ट शिफ्ट वाला समझेगा, लॉगबुक में लिख देना क्या ईएसपी 3 नंबर फील्ड में एससीआर प्रॉब्लम में बार बार ट्यूब कर रहा था, क्या क्या एससीआर का जो 11-12 नंबर का जो तार था लूप कर दिया, एससीआर फाइलिंग सर्किट। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, मैं तुम लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अपना क्या स्ट्रेटेजी है? रिड्यूस ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट्स का ब्रेकडाउन को कम करना है। इंक्रीज द लॉन्जेविटी ऑफ इक्विपमेंट का जब ब्रेकडाउन कम होगा तभी लॉन्जेविटी बढ़ेगा। इंक्रीज सेफ्टी ऑफ मैन एंड मशीन, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, मैन और मशीन। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया वहां पर स्टीम लाइन है, वहां का कंट्रोल वाल्व जो इस हीटर के ऊपर है उसमें कोई भी अप्रोच नहीं है, सर ने बोल दिया भाई उसको कुछ तरीके से करना ही है, तो बड़ा जान लगा के चढ़ गया, काम तो कर दिया, उतर नहीं पा रहा हूं इतना टेम्परेचर। ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
इसीलिए हमेशा खुद का सेफ्टी रखो। अच्छा, तो और खुद का सेफ्टी मेंटेन करते हुए इक्विपमेंट का भी मेंटेनेंस करो। मिनिमाइज मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट को हम कब कम कर पाएंगे? जब हम रिपेयरिंग में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। रिपेयरिंग में जब ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तभी हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा। ऐसा नहीं कि भाई एक इक्विपमेंट खराब हो गया उसको रिप्लेस कर दो, हमारे पास तो स्टोर में बहुत सारा माल है उसको आके लगा दो, तो हटा उसको बाद में देखते रहेंगे। ऐसा नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे इनिशियली, जैसे तुम लोग करते हो, तुम लोग बहुत बढ़िया काम करते हो। मैं तो बोलूंगा मुझे गर्व है मेरे जितने भी टेक्नीशियंस है प्लांट के, तुम लोग I2P का प्रॉब्लम होता है, तुम लोग क्या करते हो पहले से I2P को रेडी करके रखते हो। और आपको एक I2P में प्रॉब्लम हुआ, तुम क्या करते हो I2P को रेडी करके रखते हो। कंट्रोल वाल्व 100% फिट कंट्रोल वाल्व बहुत वाइटल है ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए, स्वेलिंग और सर्जिंग। तुम लोग क्या करो पहले I2P को रेडी कर जाके लगा दिए, इमीडिएट काम हो गया, डाउन टाइम कम हुआ, प्रोडक्शन लॉस नहीं हुआ, प्लांट स्मूथली चला और बॉस तक फोन भी नहीं किया कि भाई इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के चलते या फिर इलेक्ट्रिकल के चलते प्लांट में ये प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, तुमने I2P लगा दिया और वो जो I2P है तुम लोग ला के वर्कशॉप पे दूसरा दिन क्या करते हो, मॉर्निंग में उसको सर्विसिंग करते हो। उसमें अगर कुछ अंदर में कुछ अगर उसका फ्लैपर नोजल सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको चेक करते हो, अगर कहीं से पानी घुसा हुआ है तो उसको ड्रायर करते हो, उसके बाद उसके कॉइल में अगर कुछ शॉर्टिंग है उसको चेक करते हो और उसके बाद तुम लोग लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम लोग रिपेयरिंग में जोर देते हो और जितना तुम रिपेयरिंग में जोर दोगे उतना तुम्हारा नंबर तुम्हारा मिनिमाइज होगा। और आज के डेट में ये जो कोरोना का जो समय चल रहा है, हर एक कंपनी चाहेगा कि हमारा जो अवेलेबल रिसोर्स है उसी को किस तरह से रीयूज किया जाए, और उसी को अगर रीयूज करना है, उसको अगर बेहतर से चलाना है प्लांट को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा रिपेयरिंग सेक्शन में जोड़ देना पड़ेगा। और हम जितना रिपेयरिंग सेक्शन में जोड़ देंगे तो हमारा ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर अभी तक सबको? नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स का जो है क्वालिटी इंप्रूव होगा, होगा ना? रिपेयरिंग करेंगे या फिर तुम्हारा जितना भी यहाँ पर पॉइंट है इंक्रीज सेफ्टी और जितना भी हम अगर अच्छे से मेंटेनेंस करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो भी क्वालिटी है वो हमारा क्या होगा, अच्छा होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू स्टॉप फेलियर्स वी मस्ट अडॉप्ट द 5 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। हमको अगर फेलियर्स को कम करना है तो ये जो 5 तरीके का जो मेंटेनेंस है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। पहला क्या है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। हम लोग करते हैं सुबह के ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, उसी को हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। आगे पहले डिफेक्ट हम लोग को मिल जाता है, हमारा जो IPMS सिस्टम है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको कंप्यूटर में देख लेता है हमारा इंजीनियर। अच्छा, ये ब्रेकडाउन, जैसे ये जॉब जिसका प्रोफाइल के साथ मैच करता है या फिर जो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है, हम क्या करते हैं, जॉब को उसको डिप्यूट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वाइटल इलेक्ट्रिकल का बहुत वाइटल मशीन वाला जॉब है वो इंस्ट्रूमेंटेशन बंद कर देते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई ऐसा जॉब है जो इलेक्ट्रिकल वाला को देंगे, ऐसा नहीं, जो जिसमें एक्सपर्टाइज है हम लोग उस तरह से कैटेगराइज करके दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन और करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फिर आता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड। क्या कंडीशन है, मोटर का क्या कंडीशन है, कब चेंज करना पड़ेगा, या फिर कब इसमें थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन करना पड़ेगा, कब इसका बियरिंग को चेंज करना पड़ेगा, ये हम लोग देख के करते हैं। और इसी में एक आता है टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, जो फ्रीक्वेंसी 3 महीना 6 महीना 1 साल, जैसे प्रेशर गैस वगैरह जो भी है हमारा प्लांट के, सब हम उसको 3 महीना या फिर 6 महीना का शेड्यूल में उसको किया हुआ है। प्रेशर स्विच जो है सॉरी, या फिर जो ट्रांसमीटर्स वगैरह है उसको हमने 3 महीना के बेसिस पे डिवाइड किया फ्रीक्वेंसी। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल पैरामीटर्स और वाइटल डिवाइसेस है और ये एकदम बहुत वाइटल प्रोसेस पैरामीटर्स को मेजर करता है। फिर आता है रूटीन मेंटेनेंस। एक रूटीन मेंटेनेंस तुम लोग करते हो, सुबह जाके स्विच यार्ड में चल जाते हो, स्विच यार्ड का हर एक जितना भी वहां पर डिवाइसेस है या जो जितना भी इक्विपमेंट है उसका तुम रीडिंग लेते हो। ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल देखते हो ना, ट्रांसफार्मर का और क्या देखते हो तुम लोग, टेंपरेचर देखते हो, OTI WTI। ठीक है, ये जो जितने भी सारे रीडिंग्स है और जितने भी पैनल्स है, जितने भी एनर्जी मीटर है, उसका रात 12 बजे का रीडिंग लेके रखते हो। ऑल दिस आर ऑल रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, और फिर फाइनली प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कोई भी, जैसे उस दिन तुम बोल रहा था कि सर मेन स्ट्रीम लाइन का जो थर्मोकपल है वो डैमेज हो गया, उसको चेंज करना है।
थर्मोवेल है, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे साथ दूसरा लाइन में है, लेकिन डुअल है, लेकिन जो पहले वाला है वो डैमेज हो गया, उसका रीडिंग ठीक ठाक नहीं दिखा रहा है, उसको मिलीवोल्ट कम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लान करके भाई एक शटडाउन जो हमारा है उसमें हम लोग वो थर्मोकपल को चेंज करेंगे। दिस आर कॉल्ड प्लान मेंटेनेंस। सर ये आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कंडीशन बेस्ड है, इन दोनों में फर्क क्या है? बता रिएक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या है? रिएक्टिव मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एसेट टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन आफ्टर poor परफॉर्मेंस और ब्रेकडाउन इज ऑब्जर्व्ड। इसको बोलते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस। जैसे मेरे को आगे कुछ बोला किसी ने अचानक, तो मैं क्या किया, उसके बात पे तुरंत रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट कर दिया मतलब तुम आके कुछ बोला तो मैं उसको तुरंत रिप्लाई किया हूं, अरे तुमने वाला काम किया, और हाँ सर कल तो हो गया। अच्छा ऐसा नहीं कि पहले से सर आए और मैं बोला सर वाला कल ना मैं पहले से कर दिया। रिएक्टिव मतलब कोई ब्रेकडाउन होने के बाद हम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद हमने रिएक्ट किया उसको। रिएक्टिव मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एसेट्स। मैंने बताया मोटर्स वगैरह जो है वो एसेट्स है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपने से कुछ स्टैंडर्ड डेवलप किया, ये एनएबीएल वगैरह या फिर IEEE वाले या फिर एनसी वगैरह जो भी है, ये सब स्टैंडर्ड बॉडीज है, इसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम उसको मेंटेन करेंगे। जैसे तुम्हारा मोटर में लुब्रिकेशन करना है, 10 ग्राम करके 4 पंपिंग, ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर में है। चील्ड ग्रीसिंग जिसको बोलते हैं लुब्रिकेशन। ऐसा है क्या भाई 10 ग्राम करके 100 बार मार दिया, ऐसा नहीं, उसका तो मोटर तो उसका मतलब ऐसे ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद reactive maintenance, the primary benefit of reactive maintenance is lower cost and it require less staff. Reactive maintenance के में क्या आता है, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होता, स्टाफ का भी ज्यादा जरूरत नहीं होता टू इंप्लीमेंट, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टाफ का ज्यादा जरूरत नहीं होता। करेक्टिव मेंटेनेंस कम्स अंडर रिएक्टिव मेंटेनेंस। ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस जो वर्ड है वो रिएक्टिव मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। अभी जो मैं पहले स्लाइड में बताया था ना करेक्टिव मेंटेनेंस, वो रिएक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। तो इसमें क्या है, इसका जो मेन फ्लो चार्ट है, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट, हमने इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है। ट्रीट ए ब्रेकडाउन और अनयूजुअल एक्टिविटी ऑकर, कोई ब्रेकडाउन हुआ है, कोई ऐसा एक्टिविटी है जो कि प्रोसेस के साथ मैच नहीं हो रहा है, अगर यस परफॉर्म रिएक्टिव मेंटेनेंस, अगर हाँ तो फिर उसको रिएक्टिव मेंटेनेंस में करना है, चेक करना है, मतलब प्लानिंग करके फिर उसके ऊपर चेक करना है। अगर नहीं तो फिर ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट। ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट कैसे करना है, वही मैंने बोला कि 5 मिनट डेली जाके कोई भी इक्विपमेंट पकड़ लो, शेड्यूल कर लो, भाई आज मैं ये इक्विपमेंट के पास जाऊंगा, भाई तू वो इक्विपमेंट के पास जा, 5 मिनट जाके उसके साथ बातें करो, उसको अपना दिल की बात बोलने दो, तुम सुनो, कोई आवाज आ रही है ये सब उसके बाद छू के देखो, तो टेम्परेचर आ रहा है, ये सारे जो प्रोसेस है ये सारे फिजिकल इंस्पेक्शन से ही होता है। मोटर के साथ बात करना है, इक्विपमेंट के साथ बात करना है, ठीक है, हम लोग जैसे घर में मम्मी पापा से बात करते हैं उस तरह से ये भी हमारे यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट है उसके साथ उसके जो लैंग्वेज है उसको समझना है, ठीक है। अभी एक बहुत बड़ा ये आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। मार्केट में इसका खूब अभी डिमांड है, हर एक इंस्टीट्यूट में AI वाले जो है अभी पढ़ना चाहते हैं। भाई पहले कैसा था, मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस में भी था, मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ता था, टेलीलॉन कर होता था बोल रहे, अभी टेलीलॉन बोलेंगे कि भाई मेरा बेटा AI में एडमिशन ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा बेटा IoT में है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा पहले तो नाम नहीं सुना, अरे भाई अभी आया तो पहले कैसे नाम सुना। तो ये जो चीज है AI में क्या है भाई, AI एक ऐसा चीज है जो इंसान का जो कैपेसिटी है उसको कम करने वाला है। खुद ही एक इस तरह का
मतलब एक Device है। वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल इंसान है जो मतलब मैं अभी जो मशीन से बात कर रहा था ना, अभी देखना अमेज़न में है एलेक्सा बोल के, तुम अमेज़न में या फिर किसी में तुम अगर वॉइस में ये करके बोलो ना, तो एलेक्सा बोल के वहां पर उनका एक क्या बोलेंगे एआई टाइप का कुछ प्रोटोकॉल है, खुद ब खुद वो डिसीजन खुद वो डिसीजन ले लेगा भाई तुमसे बात Decision। करने, एलेक्सा, ठीक है, इस तरह से। तो मशीन से तुम बात करने की कोशिश करो, बात इन द सेंस उसको सुनने की कोशिश करो, उसका नॉइस, उसका वाइब्रेशन, उसका फिजिकल टेम्परेचर, ठीक है। इससे हम लोग को देखना इक्विपमेंट का जो है 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम उसको इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट इंटर, फिर आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। अभी तो बोल रहा था करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है, इंटर। करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस implies that repair or made, कोई इक्विपमेंट ब्रेकडाउन है उसके ऊपर हमने रिपेयर काम कर दिया है, आफ्टर दैट इक्विपमेंट इज फेल्ड, और उसके बाद फिर से इक्विपमेंट फेल होते हैं एंड कैनॉट परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन एनीमोर। अभी मैं बोला था एस कंप्रेसर 3 नंबर पे डेल्टा कॉन्टैक्टर जाके चेंज करके आया, पहले से प्रॉब्लम हो रहा था, फिर डाउट हुआ कि डेल्टा कॉन्टैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोल के बार बार वो ठीक हो जा रहा है, फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर को तुमने चेंज किया, चेंज करने के बाद वो 3 घंटे चलने के बाद फिर से क्या हुआ, फिर से ठीक हुआ। तो मतलब करेक्टिव और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इंप्लाइज दैट रिपेयर और मेड, हमने ऑलरेडी उस पे रिपेयरिंग किया है या फिर कुछ रिप्लेसमेंट किया है और उसके कंट्रोल सर्किट में कुछ चेंजेस किया है, आफ्टर द इक्विपमेंट इज फेल्ड, इक्विपमेंट ठीक होने के बाद एंड कैनॉट परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन एनीमोर, और उसके बाद वो और फिर से अपने वो जगह पे नहीं आ रहा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, और फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, breakdown generally occurs in appropriate times leading to poor and hurried maintenance work, जल्दबाजी में या फिर कोई lack of skill, lack of training, lack of knowledge अगर है, lack of equipment, lack of spare parts, ये नहीं है इस तरह का लक्स 2.5 का मेरे को पिन टाइप लक्स चाहिए, मैंने पिन टाइप नहीं यूज किया, मैंने यू टाइप यूज किया, एडजस्ट कर दिया, पिन टाइप चाहिए भाई, मैंने यू टाइप के एक साइड को काट दिया, एक साइड को काट दिया और उसको मैंने एक मुंह निकाल के पिन बना दिया भाई, अब उसको लगा दिया, होगा उसका जो लक्स का जो डायमेंशन है और इसका डायमेंशन सेम है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करते काम चलाने के लिए, अरे हमको जल्दी रहता है यार 5:30 बज गया घर जाना है, अभी छुट्टी हो जाएगा कंपनी एक्स्ट्रा टाइम में, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में इस तरह के काम करते हैं, इस तरह का काम करने से फिर से प्रॉब्लम होगा। वो लक्स जैसे पिन टाइप लक्स को यू टाइप लक्स को काट के मैंने पिन बनाया, वाइब्रेशन करना, जैसे कंप्रेसर चालू होगा फिर से वाइब्रेशन होगा और लक्स वहां से खुल जाएगा और वो फिर से ट्रिप कर जाएगा, इस तरह का काम नहीं करना है। तो ये मेन करेक्टिव मेंटेनेंस का डिसएडवांटेज है, ब्रेकडाउन जनरली ऑकर्स इन एप्रोप्रिएट टाइम्स, ऐसा टाइम्स में होगा जैसे तुम घर जाना रहेगा 5:30 बज रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे टाइम में होता है लीडिंग टू पोर एंड हरीड मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव डिले इन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस आउटपुट, फिर जब उसको हम फिर से अटेंड करने जाएंगे तो फिर प्रोडक्शन में डिले होगा, पहले तो ऑलरेडी एक बार ब्रेकडाउन हो गया, मैंने काम किया, डाउन टाइम उसका बड़ा हुआ है, फिर से मुझे जाना पड़ा, फिर से मुझे उसको ठीक से फिर से करना पड़ेगा, भाई क्या प्रॉब्लम है कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक्सेसिव डिले का सामना करना पड़ेगा, फास्टर प्लांट डिटोरेशन, इससे क्या है जो इक्विपमेंट है उसका लाइफ भी कम हो जाए, बार बार एक ही चीज में प्रॉब्लम होने से उसके क्या है लाइफ प्रॉब्लम। हमारा यहाँ पर एक सिंपल बात है, मैंने एक शॉप में देखा है बाहर में, उसका जो है घर का मतलब दुकान का जो सीसीटीवी कैमरा है, उसने अपना सीसीटीवी कैमरा को अपना जो मेन पावर सप्लाई है गवर्नमेंट का जो भी है उसके साथ लगा के रखा है। तो मैं एक दिन दुकान में गया तो उसने बोला भैया ये पावर बहुत जाता है, तो इतना में उसका पावर आया, मैं बोला दिन में कितना आ जाता है, बोले दिन में तो 3-4 बार, तो अच्छा, तो उसका बस कैमरा लगा हुआ था, मैंने बोला भैया ये कैमरा तो आपको रोटरी पावर से होता, बोला बार बार लोड फ्लक्चुएशन होगा, मतलब ऑन ऑफ होगा तो पावर मतलब ये जो कैमरा है इसका जो अंदर का जो पावर सर्किट है या फिर जो आईसी सर्किट है वो उड़ जाएगा, तो आपकी एक काम कीजिए इसको यूपीएस से दीजिए, आपके पास अगर यूपीएस सप्लाई है तो उससे ये
18 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट जितना भी लगता है इसको दीजिए, देखिएगा आपका कैमरा बच जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे इंस्पेक्शन या फिर छोटे छोटे आइडियाज से हम क्या करते हैं, प्लांट के या फिर इक्विपमेंट का लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो प्लांट जो है वो डिटरेशन में चल जाएगा और इक्विपमेंट भी डिटरेट होते जाएगा। इक्विपमेंट फेलियर मतलब प्लांट फेलियर। इंक्रीज चांस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड लेस सेफ्टी फॉर बोथ वर्कर एंड मशीन्स, वर्कर और मशीन्स के लिए भी ज्यादा सेफ्टी नहीं है। डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट, बार-बार फेलियर होगा तो लॉस है ना, ये स्पेयर लगेगा, वो मैनपावर को रखना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा, डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। फिर आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रिंसिपल है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यही है मोटो। आज कोरोना का जमाना है, क्यों बोलते हैं हमें, क्यों बोल रहे हैं गवर्नमेंट से कि भाई गर्म पानी से कुल्ला करो, विटामिन सी खाओ, विटामिन डी खाओ, आंवला का जूस पियो, फिर और क्या है, लौंग वगैरह जितना भी है, काढ़ा वगैरह पियो, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो। अगर इम्यून सिस्टम बूस्टिंग रहेगा तो तुम्हारा वायरस का असर नहीं होगा। तो दैट इज आल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ मेंटेनेंस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से प्रिवेंशन कर लेंगे कोई भी चीज का कि भाई हमको इसको इस तरीके से ट्रीट करना है, तो तुम्हारा वो प्रोलॉन्ग डैमेज में नहीं जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है। प्रोसीजर स्टिच इन टाइम। स्टिच इन टाइम मतलब वक्त रहते ही हमको उसको सिल देना है। मतलब हमको पता है कि इसको अगर इस वक्त हमने इसका मेंटेनेंस नहीं किया तो ये मुझे आगे जाके रुलाएगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टिच इन टाइम। सॉरी, इट इज undertaken before the need arises and aim to minimize the possibility of an unanticipated production interruption or major breakdown। हम लोग तो पीएम भी करते हैं, मोटर का पीएम करते हो, मोटर का फीडर का पीएम करते हो, टाइटनेस करते हो, लोअरिंग करते हो, उसमें जो जितना भी गंदा है उसको निकालते हो, कॉन्ट्रैक्टर का सेट पॉइंट देखते हो, ओवरलोड देखते हो, ठीक है, और थर्मल ओवरलोड रिले जितना भी है, और फिर मोटर का ग्रीसिंग करते हो, मोटर का टाइटनेस करते हो, टीवी का, आरटीडी वगैरह का। ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। हम पीएम लेते हैं हमेशा, शेड्यूल रोज हम लोग उनको पीएम वगैरह देते हैं। क्यों? ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर अभी टाइम रहते नहीं करेंगे तो यही इक्विपमेंट जिसको हमने ओवरलुक किया है वो जाके फ्यूचर में हमको रुलाएगा। ठीक है, उसी से प्रॉब्लम आएगा, ब्रेकडाउन होगा, प्लांट ब्रेकडाउन होगा और डायरेक्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसका एडवांटेज क्या है? reduce breakdown and thereby downtime, less odd time repair and reduce overtime due time repairing time जो है उसको कम करेगा। greater safety for workers, preventive maintenance करेंगे वर्कर के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी है। lower maintenance and repairing cost, इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है और मेंटेनेंस भी कम है। better product quality and better rework and scraps, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसका बढ़िया रहेगा, रिवर्क करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, स्क्रैप्स जो है वो कम निकलेगा, ज्यादा स्क्रैप्स नहीं होंगे। इंक्रीज प्लांट लाइफ, और जो प्लांट का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर इज बेस्ट थिंग। हमको इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा करना है, जब भी वक्त मिले सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है ताकि इक्विपमेंट का लाइफ बढ़ा रहे और डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंक्रीज हो, और प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, और कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो उससे डायरेक्टली हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा नॉलेज गेन होगा, हमारा जो एबिलिटी है, स्किल है, कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे जोर देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। भाई प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है? अभी हमने सबसे पहले बोला करेक्टिव, फिर प्रिवेंटिव और अब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है? इन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मशीनरी कंडीशन आर क्रिटिकली मॉनिटर्ड। अरे भाई ये तो सीबीएम हो गया, कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग। मैंने जो बोला
अभी बोला था ना, इन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मशीनरी कंडीशन आर पीरियडिकली मॉनिटर्ड। हम पीरियडिकली इसको मॉनिटर करते हैं कंडीशन बेस्ड, हर एक 3 महीना जैसे शेड्यूल आता है हमारा आईपीएमएस सिस्टम में, भाई आज ब्लोअर 2 नंबर का मेंटेनेंस करना है, और पीसीएन 5 वेस्ट कन्वेयर 5 का मोटर का प्रियोरिटी सीबीएम करना है, कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग करना है। तो इसका पहले मतलब 3 महीना पहले या फिर 1 महीना पहले जैसे फ्रीक्वेंसी में शेड्यूल है उस तरह से क्या होगा। Predictive maintenance machinery conditions are periodically monitored and this enables the maintenance crew to take timely action such as machine adjustment, repair or overhaul। जैसे कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग हम लोग कर दिया भाई 3 महीना या फिर 1 महीना बाद पीरियडिकली हम लोगों को इसको ओवरऑलिंग करना है, उसका ग्रीसिंग करना है, लुब्रिकेशन करना है, या फिर उसमें सिलिका जेल चेंज करना है, या फिर जो उसमें जो भी दूसरा कुछ भी अगर मेंटेनेंस टाइप का जो भी सील रबर सील जो भी है उसको चेंज करना है। जिस तरह का मेंटेनेंस रहेगा उस तरह से हम करेंगे। ट्रांसमीटर वगैरह कैलिब्रेशन करना है, ठीक है, गेज कैलिब्रेशन करना है, टेंपरेचर गेज कैलिब्रेशन करना है, इसका हर एक का शेड्यूल रहता है एंड दैट प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस। हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, करते हो ना, तो प्रेडिक्ट करते हो, क्या करते हो, ये हफ्ता में मुझे तानाजी देखने जाना है, बहुत बढ़िया मूवी है ये तुम्हारा, क्यों, क्योंकि तुमने पिछले हफ्ता बहुत बढ़िया पिक्चर देखा, तो 1 महीना का गैप, 1 हफ्ते का गैप हो गया, तुमको हर एक फ्राइडे पिक्चर देखना रहता है क्योंकि उस दिन तुम्हारा छुट्टी है। दैट इज कॉल्ड टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। टाइम के साथ साथ तुम कर रहे हो, ठीक है, और कंडीशन के साथ साथ अगर करोगे तो दैट इज कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। It use of human sense and other resistive instruments such as audio gauge, vibration analyzers, amplitude meter, pressure, temperature and resistance strain gauges, etc. ठीक है, these are the equipments which we need special care through predictive maintenance. Unusual sound coming out of rotating equipment predicts a trouble। आता है ना, मोटर से एक आवाज आ रहा है, शाफ्ट कहीं पर लग रहा है, फैन का ब्लेड का आवाज आ रहा है, कहीं टच हो रहा है और बैक कवर से, एंड एक्सेसिवली हॉट इलेक्ट्रिक केबल प्रेडिक्ट्स द ट्रबल। अरे केबल गर्म हो रहा है, जैसे केबल को दे रहा हूं तो स्किन इफेक्ट, उसका जो अपर लेयर में अगर टेंपरेचर आता है तो उसे स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो केबल गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या, करंट ड्रॉ ज्यादा कर रहा है, रेटेड जो करंट है उससे ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, मतलब केबल गर्म हो रहा है। इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सिंपल हैंड टच कैन पॉइंट आउट मेनी अनयूजुअल इक्विपमेंट कंडीशंस एंड thus predicts a trouble। वही मैं बोल रहा था इतना देर से, कोई भी इक्विपमेंट को जाके उसकी आवाज सुनो, उसको टच करके देखो, इससे क्या होता है, हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, 80% ऑफ प्रॉब्लम्स जो रहता है मेंटेनेंस इंजीनियर इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस। अब रूटीन मेंटेनेंस क्या है, दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज पीरियडिक इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, lubrication and repair of production equipments after their service life। उसको बोलते हैं रूटीन। भाई एक ट्रांसमीटर को मैंने खरीद के लाया, 5 साल उसका सर्विस लाइफ था, नॉर्मल सर्विस लाइफ, लेकिन वो 5 साल से ज्यादा चल गया फिर भी ठीक दिखा रहा है। इसका मतलब अब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको और ज्यादा कैसे चलाया जाए, क्योंकि वो तो अपना सर्विस लाइफ पार हो गया। या फिर कोई भी इक्विपमेंट है, हम जब उसको खरीद रहे थे तो उसने बोला कि भाई 7000 घंटा फिर एक साल ऐसा करो, ठीक है, 1 साल तक चलेगा या फिर 7000, whichever is real। तो अभी भाई मैंने 7000 घंटा पार कर दिया, 1 साल भी गया नहीं, 6 महीना में, तो अब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किस तरह से आगे भी चलाया जाए। तो उसके लिए मुझे चाहिए क्लीन, CLIT, क्लीन, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनेस। ये एक फंडा है, हमको इंस्पेक्शन करना है,
लुब्रिकेशन करना है, टाइटनेस करना है, ठीक है। और दूसरा, रूटीन मेंटेनेंस इज डिजाइंड टू हेल्प कीप इक्विपमेंट, मशीन एंड बिल्डिंग्स ऑपरेटिंग ऑप्टिमली। If a particular piece of equipment needs lubrication, it may work at a slower rate and reduce the efficiency of the entire line. If that interferes with a certain component, an entire production line can be shut down until the problem is identified. Lubrication and cleaning equipment on a regular schedule prevent such problems. Yes, schedule maintenance का रूटीन मेंटेनेंस का प्रिंसिपल। अगर हम कोई भी मशीन को शेड्यूल टाइम से उसका प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके उसमें शेड्यूल हम लुब्रिकेशन करें, टाइटनेस करें, उसका क्लीननेस करें, तो क्या है वो जो प्रॉब्लम जो है उसका जो लाइफ का जो लॉन्जिविटी है उसको हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हमको उसको दूसरा बार जो उसका जो फेलियर रेट है उसको भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो मीन टाइम टू रिपेयरिंग टाइम भी हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब के लिए हमको एक चार्ट मेंटेन करना पड़ता है, उसको बोलता है FMEA, फेलियर मोड कॉज एनालिसिस बोलते हैं। ये इक्विपमेंट क्यों फेल हुआ, FMEA, फेलियर मोड फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, इसका क्या इफेक्ट है, क्यों इसका क्या प्रॉब्लम था। जैसे हम लोग RCA करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, उस तरह से FMEA होता है कि भाई लास्ट टाइम इस इक्विपमेंट में ये प्रॉब्लम था, इसका बियरिंग टेंपरेचर हाई हो गया इसलिए ट्रिप किया, फिर हमने उसका बियरिंग चेंज किया, अच्छा से उसको लुब्रिकेशन किया, RTD भी चेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया, नेक्स्ट टाइम फिर से वो ट्रिप हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम हमने फिर से FMEA किया और फिर देखा कि इस बार दूसरा कुछ ये हुआ। एडवांटेज है, रूटीन मेंटेनेंस प्रिवेंट लार्जर प्रॉब्लम्स फ्रॉम occurring. रूटीन मेंटेनेंस इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट, मिनिमाइज डाउनटाइम, ठीक है, ये है इसका एडवांटेज। और फिर आता है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद मटेरियल, टूल्स, टूल्स एंड सर्विस are required to solve problem. The purpose of plant maintenance is to determine what work need to be completed and how it needed to be done. पहले से हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, भाई कल हमको ये जॉब करना है, कल हमको ये करना है, परसों हमको ये करना है, ये सब जो है हमारा प्लांट मेंटेनेंस के अंदर आता है, ठीक है। यह है प्लांट मेंटेनेंस का फ्लो चार्ट। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड क्रिएट वर्क ऑर्डर। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, भाई कल हमको केबल चेंज करना है। इंस्पेक्ट, एसेस एंड प्रेमिसेस वेयर वर्क विल बी डन। हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट वो देख लेना है, कहां काम होगा उस लोकेशन को नोट करना है। ऑर्डर पार्ट्स एंड प्रिस्क्राइब प्रोसेस टू कंप्लीट वर्क। अगर कुछ भी पार्ट्स है तो उसको स्टोर से लाने के लिए ऑर्डर करना है और लाके रख लेना है, ठीक है। ऐड ए प्रायोरिटी लेवल टू द वर्क ऑर्डर। एक प्रायोरिटी देना है, भाई हाँ इसको कंप्लीट करना है, दूसरे काम जो भी हो, लेकिन ये बहुत वाइटल काम है, इसको हमने पहले से शेड्यूल कर लिया। शेड्यूल एंड कंप्लीट प्लान मेंटेनेंस। और जिस तरह से तुमने प्लान किया उसका मेंटेनेंस कंप्लीट करो, और इस तरह से इसका एंड होता है, ठीक है। स्टार्ट है और ये सारे प्रोसेस होने के बाद ये एंड होता है। ये प्लान मेंटेनेंस का हमारा ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। अभी ये तो था मेंटेनेंस। अभी हमारे पास एक एक्टिविटी बॉक्स है, तो मैं रिक्वेस्ट करूं बॉक्स में जो भी इक्विपमेंट है उसको एक बार मेंटेनेंस के हिसाब से अपने हिसाब से दो शब्द बोले। ये एक हमारे पास एक्टिविटी बॉक्स है, ये क्या है, ये वाइब्रेशन स्विच है। तो ये वाइब्रेशन स्विच हमारे कहाँ पर लगाया जाता है प्लांट में, ये सीटी फैन में लगाया जाता है वाइब्रेशन स्विच। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इससे पहले कि वाइब्रेशन स्विच के कारण सीटी फैन बार-बार ट्रिप हो रहा था, क्या कारण था, आपने क्या उसमें ट्रबल शूट किया और अभी बहुत स्मूथ चल रहा है, उसके बाद सब कुछ मैंने क्या था, वन कंडीशन में स्टॉप कंडीशन में अलार्म आता था, अलार्म आता था, वो वाइब्रेशन का मतलब वन कंडीशन में भी अलार्म आता था वाइब्रेशन सेंसर से। तो आपने क्या ढूंढा उसमें, तो 2-3 बार जाके देखा, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, और कुछ देखिए वोल्ट सर बेस वोल्ट है वो सब लूज। अच्छा, मतलब इसका जो बेस है उसके साथ जो लगा हुआ था वो लूज हो जा रहा था वाइब्रेशन के कारण। अच्छा, तो फिर आपने उसको प्रॉपर से क्या
बोल्ट बड़ा था, बड़ा था, होल बड़ा था, उसके कारण हमारा नट बोल्ट जो है वो लूज हो जाता था। लूज हो जाता था। उससे सीढ़ी टाइप में वाइब्रेशन वाइब्रेशन तो ज्यादा ही है, क्योंकि ट्रेन है ट्रेन के कारण में विंडोज टाइप है, एवोल्यूशन के ऊपर हाई इसलिए हो जाता था। उसके बाद इसको हम लोग बोले तब इसको हटा देना होगा। इसके बाद हम लोग ड्रिल करके अच्छे से थ्रेड थ्रेड किया और उसके बाद बेस के साथ में इसको डायरेक्ट अटैच। उसके बाद लॉक टाइट देके अच्छा, पूरा जैमिंग कर। उसके बाद अंदर से फिर हम लोग चेक नट देते अंदर से अंदर से भी चेक नट दे दिए, पीछे से हाँ इसको बोल्ट को लंबा करके चेक नट देती। ये यदि हो सकता है थ्रेड यदि फेलियर हो जाए तो चेक नट को पकड़ लेता। इससे क्या हो गया हमारा एकदम परमानेंट सॉलिड काम हो गया। और उसके बाद से अभी तक उस कारण से लूजनेस के कारण कभी वाइब्रेशन नहीं है और ट्रिप पे नहीं गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू प्रदीप। चंचल जी आइए, और आप एक हमारे जो मेंटेनेंस बॉक्स है उसमें से एक इक्विपमेंट निकालिए और बताइए कि आपने जो प्लांट के लिए इतने आप मेंटेनेंस करते हैं, तो आपने अपना एक तरह का जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से आपने सॉल्व किया, इसमें से इक्विपमेंट निकालिए आपको पसंद का और बताइए। ये क्या है? ये एलईडी है, ऑटो ट्रेन वाला। टाइमर कहाँ लगाया जाता है ये कंप्रेसर में रिसीवर में लगाया जाता है। कंप्रेसर रिसीवर में अच्छा, ड्रायर का इनलेट और जो आपका एयरलाइन जो होता है उसका इन में भी हम लोग लगाया सेल बना के। अच्छा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता था? इसमें ये पासिंग हो जाता है, सिक्योरली पासिंग होता था। पासिंग तो उसको आपने सॉल्व कैसे किया? सॉल्व किया ऐसे। इसका हम लोग क्या शेड्यूल मेंटेनेंस अच्छा, किया, शेड्यूल मेंटेनेंस किया। जो पार्टिकल जम जाता है पार्टिकल इसका एयर का जो पार्टिकल आ जाता था इसका अंदर वो जम जाता है। इसलिए हम लोग शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे हैं। हम लोग खोल के डायाफ्राम सब ठीक करके क्लीन करके फिर लगाते हैं। जो पार्टिकल था वो सब निकल के हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। मतलब शेड्यूल मेंटेनेंस को आपने बढ़ा दिया, इसका इंस्पेक्शन टाइम भी बढ़ा दिया, और अभी क्या इसका जो डाउन टाइम है वो कम हो गया, मतलब जो ब्रेक डाउन टाइम है वो कम हो गया। मतलब अभी जो पिछले बार आप लगाए थे उससे अभी देखेंगे खराब कम हो रहा है, काफी खराब काम किया। बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया, इसका इंस्पेक्शन बढ़ा दिया। बहुत धन्यवाद चंचल जी, आपका जो डेडिकेशन है मेंटेनेंस के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे थर्ड इंजीनियर है सोमेश घोष, आप आइए यहाँ से निकालिए और बताइए आपने जो मेंटेनेंस किया इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण जो आप इतना मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, आप एक निकालिए यहाँ से। ये क्या निकला? ये है हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल से कहाँ लगाया जाता है? ये एक्चुअली किसी टैंक का लेवल टैंक का लेवल अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपने क्या प्रॉब्लम इसमें देखा और इसमें आपने क्या ट्रबल शूट किया? क्या प्रॉब्लम आ रहा था कुछ दिनों से, इसका बीच में ये जो इरेटिक वैल्यू दिखा रहा था, जो इरेटिक वैल्यू दिखा रहा था, जो एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं कर रहा था, बीच में ये हैंग हो जा रहा था। ये दोनों प्रॉब्लम हम लोगों को बार-बार ये आ रहा था। तो इसमें जो है प्रोडक्शन में लॉस हो रहा था, डाउन टाइम बढ़ रहा था, में बहुत ही लॉस हो रहा। मेनली हम लोगों का जो पानी का जो खपत है वो ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो आपने क्या देखा इसमें फेस का कुछ डस्ट वगैरह आ जाता है? इसमें हम लोग देखा दो प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या है, इसमें अंदर इस पोर्शन में हम लोग का डस्ट आ जा रहा था। उसको हम लोग मेंटेनेंस में मेंटेनेंस पहले नहीं होता था इतना ज्यादा, हम लोग इसको शेड्यूल मेंटेनेंस में ले लिए। उसके बाद हम बीच में हम लोग इसको साफ करते हैं। इसका बीच का जो उसका जो कार्ड है, कार्ड पे उसको ब्लोअरिंग करते हैं। जरूरत पड़े तो कभी हॉट ब्लोअरिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि मॉइस्ट एरिया में हॉट ब्लोअरिंग भी करना पड़ता है, टाइटनेस वगैरह देखते हैं। अच्छा, जरूरत पड़े तो कभी हम लोग एक दो महीना बाद 3 महीने के अंदर उसका कैलिब्रेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप इसके वजह से ये प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट है। पहले आपका जो था 1 TBF जो था, पहले आपका मिड टाइम पहले हम लोग का 1 महीना था, वो हम लोग अभी उसको 6 महीना। बहुत बढ़िया, 6 महीना मतलब देखिए इधर टाइमिंग्स जो है इसको इतना बढ़िया मेंटेनेंस किया, इसका जो टाइमिंग है बढ़िया। तो इसका सेटिंग्स वगैरह कुछ करना पड़ता है? मैं इसमें सेटिंग्स वगैरह आपने वो सेटिंग्स किए क्या? फिर नहीं, वो हम लोग तो ज्यादातर हम लोग सर करते हैं। हम तो सर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके वजह से हम लोग एक ट्रेनिंग दिया जाए। हम लोग खुद से इसका मेंटेनेंस और इसका जो कैलिब्रेशन सेटिंग है वो हम लोग खुद से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अल्ट्रासोनिक जो है आपका, मतलब आप मांग रहे हैं कि इसके ऊपर एक सेटिंग्स के ऊपर से किस तरह से किया जाए, पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल और वगैरह जो भी इसके ऊपर इसको और ज्यादा मेंटेनेंस और किस चीज से आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसका कोई मॉडिफिकेशन वगैरह है वो हम लोग कर सके तो उससे और बेटर
जी। कोई किसी से कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? ठीक है, तो अगर कोई डाउट्स होगा तो आप